have to मैम request you all that this is not your personal worship platform. मैम Yes, Nikhil. हम क्वेश्चन पूछे थे मैम, छोटा सा एकदम। विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो 2012 में क्या डिफरेंस है मैम? Visual Studio कोड। Code. यस मैम। Visual Studio Code आपका कब आया? ये नहीं पता। जब भी आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का अगर कंपैरिजन करते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि जिस समय वो इंट्रोड्यूस हुआ उस समय उससे रिलेटेड कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे। विजुअल स्टूडियो कोड आपका एक एडिटर है और विजुअल स्टूडियो एक कंप्लीट पैकेज है। ठीक है, दोनों आपका माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया गया था। गुड अब आफ्टरनून मैम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉटनेट फ्रेमवर्क या डॉटनेट आर्किटेक्चर, जो कि हम प्रीवियस क्लास स्टार्ट किए थे। डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे आपका कॉमन टाइप सिस्टम, CLR और बेस क्लास लाइब्रेरी डिस्कस किए थे। बेस क्लास लाइब्रेरी में ही हम डिस्कस किए थे कि इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी एंड प्री डिफाइंड क्लास लाइब्रेरी। यूजर डिफाइंड में हम लोग डिस्कस किए थे असेंबली और प्री डिफाइंड में डिस्कस किए थे नेम स्पेस। इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दिस? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम असेंबली बता दीजिए ना। असेंबलीज, ओके। जनरली हम लोग जब असेंबलीज की बात करते हैं तो वो क्या है, एक कलेक्शन है आपके एप्लीकेशंस के पार्ट्स का, जो कि जनरली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स को होल्ड करता है, दैट इज DLL। DLL फाइल्स क्या होते हैं, कोई बता सकते हो आपके सिस्टम में DLL फाइल्स क्या है? डेटा डिक्शनरी लैंग्वेज। नो, इट इज नॉट वो तो DDL. DDL है। I am asking about DLL, that is Dynamic Link Library. बेसिकली जब आपका सिस्टम कंपाइल होता है तो वो बहुत सारे फाइल्स क्रिएट करता है, तो DLL इज वन ऑफ देम। DLL क्या करता है कि डायनेमिकली आपके फाइल्स को, आपके सोर्स कोड को बहुत सारे लाइब्रेरीज के साथ लिंक करता है। तो हम जब असेंबलीज की बात करते हैं तो आपकी जो भी असेंबलीज होंगे वो या तो DLL फाइल्स होंगे या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगे। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपका आउटपुट फाइल कंटेन करता, मीन्स वो क्या है, एक एप्लीकेशन है जो कि रीयूज आप नहीं कर सकते हो। अगर एक बार आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया तो वो जिस पर्पस से क्रिएट हुआ है उसी पर्पस से वो बनेगा, उसी पर्पस को वो फुलफिल करेगा। आप उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, जबकि DLL फाइल्स रीयूजेबल होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आपका मैम रीयूजेबल नहीं होगा। मैम हाँ बोलो। किसी भी कोड को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए कोड लिखना पड़ता है क्या? बिना सोर्स कोड के आप एग्जीक्यूटेबल कोड बना सकते हो क्या? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे मैम। सोर्स कोड तो मेरे पास रहेगा ही, तो हाँ, कैसे बनाएंगे? सोर्स कोड जैसे मेरे पास सोर्स कोड है, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है क्या एग्जीक्यूटेबल कोड बनाने के लिए? डिपेंड करता है लैंग्वेजेस पे, डिपेंड करता है फ्रेमवर्क्स पे। निखिल बताओ। अरे निखिल मैम एक विजुअल स्टूडियो कोड पे बनाया था कोई प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन उसको ना एग्जीक्यूटेबल कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। पता नहीं, एरर बता रहा था। तो वो चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर था और क्या एरर था। ठीक है, जैसे अगर आप विजुअल बेसिक को यूज करते तो वो उसको कंपाइल करने के लिए एक अलग से एप्लीकेशन देता है ताकि आपका वो exe फाइल बने।
क्योंकि आप जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो वो सिंगल प्रोग्राम नहीं होता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, होता है ना। तो और इनफैक्ट वो जैसे अभी तक आप लोग क्या करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम को कंपाइल किए, एग्जीक्यूट किए, यही करते हो। लेकिन अभी तक क्या कोई ऐसा प्रोग्राम बना, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जिसमें कि तुम खुद का सेटअप क्रिएट किए हो? नो मैम, वही तो आपसे पूछना था कि सेटअप कैसे क्रिएट किया जाता है। सेटअप कैसे क्रिएट किया जाता है वो डिपेंड करता है हर एक फ्रेमवर्क के साथ। जैसे उसको कंपाइल करने के लिए हमारे पास, अगर हम विजुअल स्टूडियो की बात करें तो पहले इनिशियली विजुअल बेसिक आया था। तो विजुअल बेसिक के पैकेज के साथ वो आपको एक अलग से उसी में एप्लीकेशन होता है विजुअल बेसिक लिंक लाइब्रेरी का, वो उसके थ्रू उसको एक्सेस करता था और वो सेटअप पे कन्वर्ट करता था। मैम जो कि सेटअप आप बोले तो इजीली क्या, कंप्लीट सेटअप मतलब? कोई विंडोज कंप्लीट का सेट, आप कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें सेटअप पे क्लिक करते हो। यस मैम। अच्छा सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हो तो सेटअप इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसका हाँ, एक्सटेंशन होता ताकि है हम .exe। किसी और के भी सिस्टम में शेयर करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा? हाँ उसी के हाँ, लिए तो हमको वही तो बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है मैम, हम पाईचार्म से यस बनाए मैम, हुए वही थे। आपसे पूछना था मैम, सेटअप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो बता देना, तो फिर हम उसको देख लेंगे कि हम कहाँ भेज पे देंगे प्रॉब्लम है। इंस्टॉल विजार्ड क्या होता है मैम? क्या? इंस्टॉल विजार्ड हाँ, जिसमें से सेटअप बनाते हैं, उसमें जाके उसी में हो सकता है कहीं पे आपका कोई एक लिंक छूट रहा हो जिसके कारण वो एरर दे रहा हो। हाँ, हो सकता मैम है। वो डाउनलोड नहीं हो रहा है मैम। मैम मैं उसके डाउनलोड पेज पे जा रहे हैं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है इंस्टॉल विजार्ड। तो क्या डाउनलोड का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपका सिस्टम आर्किटेक्चर फुलफिल कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसके डाउनलोड रिक्वायरमेंट्स को भी पढ़ लेना। मैम वो परचेज करने के लिए बोल रहा है, तो परचेज कहाँ से करें? फ्री वाला भी फिर छोड़ अवेलेबल दो। होगा अंकित। अच्छा ठीक है, देख लेंगे आज। ठीक पर है, उस दिन नहीं, उसका सेटअप नहीं बन रहा था इसीलिए। नहीं होगा ना तो फ्री वाले का लिंक हम क्लास के बाद तुमको शेयर कर देंगे, ठीक है? हाँ, हमको भी मैम ठीक है शेयर मैम, कीजिएगा एक, ठीक है मैम, दे दीजिएगा, हमको भी डाउनलोड कर देखना। लेंगे तो फिर सेटअप बना और लेंगे अंकित, इसका। हम भी तुमको भेजेंगे, ठीक है? देखना तुम भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डीएलएल फाइल और ईएक्सी फाइल में क्या डिफरेंस है। डीएलएल फाइल्स क्या होता है, आपका रीयूजेबल हो सकता है, बट ईएक्सई फाइल रीयूजेबल नहीं है। साथ ही साथ आप डीएलएल फाइल को कह सकते हो कि एडिट नहीं कर सकते हो। रीयूजेबल और एडिट में बहुत सारा डिफरेंस है। आप डीएलएल फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो, जबकि ईएक्सी फाइल आपका ओपन हो सकता है। जब आप डीएलएल फाइल्स को ओपन करना चाहोगे तो वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में ओपन होगा, अगर आप ओपन करोगे भी तो। और साथ ही साथ तुम देखोगे अगर आप डीएलएल फाइल्स को ओपन करते हो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो फिर आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डीएलएल फाइल्स को ओपन नहीं कर सकते हैं। डीएलएल फाइल्स इंडिविजुअली रन नहीं करता है, ये जब भी रन होगा आपका किसी न किसी अदर फाइल्स के साथ एसोसिएट होकर के ही रन होगा, जबकि एग्जीक्यूटेबल फाइल आपका इंडिविजुअली रन हो सकता है। जैसे आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, मान लो कैलकुलेटर ही एक बनाए, तो उस कैलकुलेटर में आपका एडिशन इंडिविजुअली प्रोसेस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन इंडिविजुअली प्रोसेस हो, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन जो भी आप इनपुट दिया हो वो इंडिविजुअली एक्सेस हो रहा है। जबकि डीएलएल फाइल्स में हम इंडिविजुअली एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसको इंडिविजुअली रन नहीं करवा सकते हैं। और जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है दैट इज डीएलएल फाइल में आपका मेन मेथड नहीं होता है, जबकि हर एक ईएक्सी फाइल में आपका मेन मेथड होगा। अभी तक आप लोग जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़े हो उन सब में पढ़े होंगे कि उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए एक्सेप्ट पाइथन यस मैम, पाइथन में नहीं रहता है। आपको मेन मेथड जरूरी है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो। तीनों में आप पढ़े हो ना, बिना मेन मेथड के आपका कोई फंक्शन कॉल होता है? नो मैम। नो मैम। नहीं, एक्सेप्ट पाइथन। पाइथन की बात नहीं करें, मोस्ट ऑफ लैंग्वेजेस जो आपका exe फाइल क्रिएट करता है वो आपका मेन मेथड से ही एग्जीक्यूट होता है। इनफैक्ट अगर हम डॉटनेट की बात करेंगे तो डॉटनेट में भी हम लोग मेन फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर चूंकि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है तो हम लोग सब मेन यूज करेंगे, और जब हम उप्स पे जाएंगे तो हम क्लास यूज करेंगे। ठीक है, प्रोसीजरल के लिए हम लोग मॉड्यूल बनाते हैं, और उप्स के लिए दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के लिए हम मैम लोग थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा है मैम।
नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साइड पे नवाजेश। नहीं मैम, आपका तो फेस पूरा आ रहा है मैम, आवाज नहीं आ रहा। क्या सबको आवाज कट कट की जा रही है? यस मैम। नो मैम। हेलो। बीच बीच में मैम मेरे पे भी कट कंटिन्यूअस नहीं हुआ बीच बीच। दैट इज ड्यू हल्का टू सा ऑफ fluctuate आवाज आ रहा है। वीक सिग्नल। ओके, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। फ्लक्चुएट। मैम हल्का हल्का कट के आ रहा था मैम आवाज सच सो में। नाउ लेट्स प्रोसीड। हेलो। और इको भी कर रहा है मैम थोड़ा सा। मैम कैसे? इको थोड़ा हल्का सा म्यूट इको हो कर गया, रहा है। मैम का म्यूट हो गया लगा। मैम अभी आप म्यूटे हो गई। आई एम नॉट इन द म्यूट मोड। सब अपना माइक ऑफ कर लो ना, हो जाएगा सही। So in the previous session we have discussed CLR, CTS and base class library. Now we will discuss common language specification, that is CLS. Is the presentation visible to everyone? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Okay. यस So मैम। CLS, that is common language specification. ये क्या है? तो common language specification is also a part of the .NET framework. Why it is used? हम लोग क्यों यूज करेंगे कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को? तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स यू टू फंक्शंस यूजिंग इंटर ऑपरेशंस। मीन्स आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ इंटरनली ऑपरेट हो। साथ ही साथ ये आपका क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन को भी प्रोवाइड करता है। अब क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी है क्या? जब हम बात करते हैं क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन की, हम पहले भी डिस्कस किए कि .NET फ्रेमवर्क आपका बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और आप भी जानते हैं कि हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग सिंटेक्स है, isn't it? Every language has its own syntax Yes, of ma'am. writing code, of terminating statements. For example, C, C++, इसमें आप लोग जब भी कोडिंग करते थे आपका टर्मिनेट किस सिंबल से करता था स्टेटमेंट? सेमीकोलन। सेमीकोलन, सेमीकोलन। सेमीकोलन से। जब यस मैम। पाइथन में आपका ये चीज नहीं था। नो मैम, नो मैम। So similarly, अभिजीत। विजुअल स्टूडियो या हम .NET फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसमें हम C#, VB.NET, C++ और भी अदर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या करता है कि आपके लैंग्वेज को इंटीग्रेट करता है ताकि आपका अच्छे से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल C# और VB.NET अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो C# लैंग्वेज जब हम यूज करेंगे इसका हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड करेगा, जैसा कि C++ में, जावा में हम लोगों ने देखा है। जबकि VB.NET की कोडिंग जब हम करेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं है। आप सेमीकोलन नहीं भी दोगे तो भी आपका एंड ऑफ स्टेटमेंट होगा और अगर आप सेमीकोलन देते हो तो भी एंड ऑफ स्टेटमेंट माना जाएगा। अब अगर सेमीकोलन एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं है तो फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट हमारा कंपाइलर कैसे समझेगा? तो VB.NET में जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हो वो आपका चला जाता है स्टेटमेंट एंड की ओर। मीन्स अगर हम लिखे इफ x इज ग्रेटर देन y इंटर प्रिंट x else प्रिंट y, तो इस केस में आपका जैसे ही आप प्रिंट x लिखे इंटर किए इट मींस नाउ द स्टेटमेंट प्रिंट इज टर्मिनेटेड। तो .NET फ्रेमवर्क आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने का और दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का। ठीक है? सो व्हाट इज कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन? A common language specification should be cross-language integration or interoperable. It means there is a platform on which your code gets automatically converted as per rule or as per syntax.
Is there any confusion in common language specification? No, ma'am. So moving to the next, that is .NET assemblies. .NET assemblies क्या है? .NET assemblies को हम लोग Microsoft .NET assemblies भी बोलते हैं. Why? Because it is introduced by Microsoft. It is the main building block of the .NET framework. ये आपका .NET framework का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है. इट मीन्स अभी हम लोग डिस्कस किए थे असेंबलीज में, असेंबलीज में ही हम लोग डिस्कस किए थे. लेट दिस वन. असेंबलीज क्या था? DLL और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्रिएट करता था, राइट? तो हम क्यों बोल रहे हैं कि असेंबली .NET का असेंबली बिल्डिंग ब्लॉक है? Can anyone explain it? Why assembly is called the main building block of .NET framework? The first point says .NET assembly is the main building block of the .NET framework. Why so? आदर्श, आप ही बता दीजिए ना मैम, किसी को नहीं पता. क्यों? मैं अभी तो बताए कि असेंबली आपका दो चीज को होल्ड करता है, या तो DLL फाइल्स होगा या .exe फाइल्स होगा. और .dll फाइल्स आपका कैसा फाइल्स होता है? जो कि आपका कहलाता है लिंक लाइब्रेरी फाइल्स. तो अगर आपके पास DLL फाइल्स और exe फाइल्स नहीं होंगे तो क्या आपका बना प्रोजेक्ट, आपका बना एप्लीकेशन कहीं पर भी इंस्टॉल्ड हो पाएगा? कहीं पर भी क्या कोई उसको यूज कर पाएगा? नो मैम. नहीं, बिल्कुल नहीं. तो इसलिए कहा गया है कि .NET असेंबली जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है. बिकॉज हम कोडिंग कर दिए, लेकिन अगर उसका हम exe फाइल ही नहीं क्रिएट कर पाए, हम उसका DLL फाइल्स ही नहीं बना पाए, तो फिर वो कहीं और दूसरे सिस्टम पे तो इंस्टॉल होगा नहीं. हम कहाँ कहाँ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते चलेंगे उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए? That's why it is said that .NET framework is a .NET assembly is the main building block of .NET framework. It is defined by two things. The first one is the process DLL. It is defined by the two things. The first one is the process DLL and the second one is the library, that is exe assemblies. I think both term is clear to everyone, DLL and exe. मैम DLL तो होता है लिंक लाइब्रेरी, तो आप लाइब्रेरी में exe लिखी हुई है. DLL होता है लिंक लाइब्रेरी, लेकिन आप exe में लाइब्रेरी लिखी है. exe तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ना. सॉरी, ये एंड यहाँ होगा. अंकित पाइथन तुम्हारा आवाज रियल लाइब्रेरी, यही कंफ्यूज कर रहे थे मैम. अच्छा नहीं, ठीक है. और जब .NET फ्रेमवर्क को हम कंपाइल करते हैं तभी ये DLL बनना स्टार्ट होता है. और जैसे ही कंपाइलेशन के बाद आपका अगर कोई एरर नहीं होता है तब आपका exe बनना स्टार्ट होता है. तो इस बीच में जितने भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट होते हैं, that is known as metadata. So when the .NET program is compiled, it generates a metadata with Microsoft Intermediate Language that is stored in assembly file. जब आप .NET प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, फर्स्ट इट चेक्स ऑल द सिंटेक्स एरर. जैसे ही आपका सिंटेक्स एरर चेक हो जाता है, आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है, ये आपका डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी क्रिएट होता है और साथ ही साथ मेटा डेटा क्रिएट करता है. कौन?
आपका जो भी इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेटर है, चूंकि इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेटर डॉटनेट फ्रेमवर्क का है और डॉटनेट फ्रेमवर्क आपका माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए ये जो मेटा डेटा जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, जो कि आपका एक अलग फाइल में स्टोर होता है। इस फाइल को हम लोग बोलते हैं असेंबली। ठीक है, Microsoft .NET assemblies क्या है? It is the main block of the .NET framework, which consists of two things, that is DLL library and exe assemblies. And when the Microsoft .NET program is compiled, it generates a metadata with Microsoft Intermediate Language, and this metadata is stored in a file called assembly. Now moving to the next subtopic, next component, that is the framework class library. What is framework class library? अभिजीत माइक ऑफ करो। What is फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी? हम लोग स्टार्टिंग से .NET फ्रेमवर्क जब से पढ़ना स्टार्ट किया हम लोग फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी की चर्चा कर रहे हैं। ये है क्या? तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी आपका .NET फ्रेमवर्क में वेरियस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है। मैम कलेक्शन है मैम ऑफ रीयूजेबल टाइप इंक्लूडिंग क्लासेस मैम। एग्जैक्टली, आपका ये कलेक्शन है इंटरफेसेस का, फंक्शंस का, मॉड्यूल्स का, क्लासेस का, डिफरेंट डेटा टाइप्स का, डिफरेंट कोड्स का, जो कि आप अपने लिए बनाते हो, अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाते हो, अपने एप्लीकेशंस के लिए बनाते हो, जो कि मल्टीपल जगह पर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूजेबल हो। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन आपका डेस्कटॉप हो सकता है, वेब बेस्ड हो सकता है, मोबाइल बेस्ड हो सकता है। So, framework class library provides the various system functionality in the .NET framework, which includes classes, interfaces, and data types to create multiple functions and different type of applications such as desktop-based application, web-based application, or mobile applications. It can be defined as a base on which various application controls and components are built in .NET framework. Basically, it has 6 key components. The first one is the object type, implementation of data structure, base data type, garbage collection, security and database connectivity, and creating common platform for window and web-based application. ये 6 की कंपोनेंट है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी का। द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट टाइप। ऑब्जेक्ट टाइप क्या है? तो चूंकि हमारा .NET फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें हम जो भी कोडिंग करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द क्लास। और क्लास आपका किसके थ्रू एक्सेस होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट के साथ। That's why it is the main component, that is the key component, because हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो हम सिर्फ प्रोसीजरल तक ही नहीं बात करेंगे, हम मॉड्यूल्स के बाद पैकेजेस और क्लासेस पे जाएंगे। तो क्लास कभी भी एक्सेस होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ। तो हम जो भी क्लास लाइब्रेरी बनाते हैं उसको ऐसा बनाते हैं कि उसमें सारी चीजें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल हो। That's why it is the key component of FCL. The second one is the नेटवर्क कम्युनिकेशन भी होता है। क्या होता है मैम? नेटवर्क कम्युनिकेशन कांसेप्ट इसका होता है कंपोनेंट मैम। हाँ होता है। कंपोनेंट बहुत सारे हैं, हम की कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं अभी। ओके मैम, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन की कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स। अगर आपका स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो उसमें आपको नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका स्टैंड अलोन हो, मोबाइल बेस्ड हो या वेब बेस्ड हो, आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। मैम बोलिए ना, सबको माइक ऑफ कर दें। It is already told
and I have already given instructions to keep everyone mute unless I ask you to unmute yourself. So please maintain the discipline and follow the instructions which I had posted in your classroom. So we will discussing about the key components of FCL. Object type. Second is implementation of data structure. जब भी हम कोई भी एप्लीकेशंस बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है आपको भी पता है। कोई भी चीज अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस और टाइम बहुत मैटर करता है। Therefore, when we design a class, when we design the member of the class, then we should remember that how much time and how much space the particular data type and function will take to execute the function. तभी हम लोग कह सकते हैं कि yes, we have implemented the correct data structure. जहां पे हमको डायनेमिक डेटा को होल्ड करने की बात होगी तो हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक्ड लिस्ट यूज करेंगे, ट्री यूज करेंगे। अगर हमको डायनेमिक में स्टैटिक की जरूरत होगी तो हम एरे यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वी शुड इंप्लीमेंट द मोस्ट appropriate data structure, either array, either linked list, or any type of data structure you want, in case of linear and in case of non-linear. The third one is the base data type. Base data type is also a key component of FCL because every language has their own libraries and their own data types, which is supported by each and every language. The common data types are integer, string, Boolean. So FCL consists of base data type, which provide the accessibility of the values according to the data type. हमको जो डेटा टाइप की जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के पास बेस डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप के साथ बेस कीवर्ड इसलिए जुड़ा क्योंकि ये आपका हर एक लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बेस डेटा टाइप हमारा एक ऐसा डेटा टाइप का कलेक्शन है जहां पर कि हम हर एक लैंग्वेज के कंपेटेबल डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि हम लोग C++ में लिखते थे int x। प्रीवियस सेशन में याद होगा हम डिस्कस किए थे int x, और अगर हमको यही किसी और लैंग्वेज में सबसे एज VB.NET में लिखना है तो हम लिखेंगे dim int as integer। तो कहने के लिए मेरे पास डेटा टाइप इंटीजर टाइप ही है, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। अब अगर हम VB.NET या C# पे प्रोग्राम लिख रहे तो हम लिखेंगे dim x as integer, और अगर हम लिखेंगे C++ में तो int x। तो हमारे फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में int नाम से भी डेटा टाइप होना चाहिए और इंटीजर नाम से भी डेटा टाइप होना चाहिए। So therefore the data type known as base data type in framework class library. The fourth one is the garbage collection. Can anyone define the functionality of garbage collection? Shalini? Can you define? Yes, What is garbage collection? uninitialized variable. Unused variables. Okay. Uninitialized मैम जब इनिशियलाइज नहीं करते तो एग्जीक्यूट करते वक्त वो कोई गार्बेज वैल्यू देता है। Okay. Abhishek Singh, what do you understand by garbage collection? मैम आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो Abhishek Singh, हेलो am I audible? Yes, ma'am. Okay. हेलो मैम So- आवाज नहीं आ रही। Abhijit, check your network signal.
Abhishek, I have asked, what do you understand Yes. by garbage collection? The memory occupied by object that is no longer usable. Okay. So we can say garbage collection is also the key component of FCL. Why? Because once a data type or a process gets executed, and if it will reside in the memory which is not in longer use, then it is totally wasting the amount of the memory it is occupied. So framework class library contains a garbage collector. अगर हम गार्बेज कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो गार्बेज कलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि अनयूज्ड मेमोरी को यूजेबल बनाया जाए। कैसे हम अनयूज्ड मेमोरी को यूजेबल बनाएंगे? तो हम अनयूज्ड मेमोरी को, जो हमारा अनयूज्ड वेरिएबल्स या डेटा टाइप से ऑक्यूपाइड है, उसको फ्री करते हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेज में हमको एक्सप्लिसिटली अपने मेमोरीज को फ्री करना पड़ता था, जबकि डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी में ये फीचर्स ऑटोमेटिकली इनबिल्ट किया गया ताकि आपका हर एक प्रोसेस के बाद एक सर्टेन प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपका गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस होता रहे। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया एज अ की कंपोनेंट, बिकॉज until unless we collect the garbage, it will provide you an efficient use of the memory. और किसी भी प्रोसेस को efficiently एग्जीक्यूट करने के लिए एक मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है आपके सिस्टम में। तो हमारा स्पेस अनवांटेडली हम उसको ऑक्यूपाई करके ना रखें, इसी के लिए आपका गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। और गार्बेज कलेक्टर का काम होता है आपके मेमोरीज को फ्री करना। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमको किस समय किसको फ्री करना है और किसको फ्री नहीं करना है? तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द फ्रेमवर्क। जैसे आपका ऑटोमेटिकली मेमोरी क्लीन अप होता है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर पे कि उसमें किस तरह से उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इंटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया है, ताकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपका जो भी अनयूज्ड मेमोरी है उसको वो क्लीन करके यूजेबल बनाए। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी आपने बहुत सारे फीचर्स पढ़े होंगे। द नेक्स्ट पॉइंट, that is security and database connectivity. It is also one of the key component of FCL, that is framework class library. But before discussing it, first have a question: why database connectivity and security is kept into the component of a FCL? कोई बता सकते हो क्यों सिक्योरिटी और डेटाबेस कनेक्टिविटी को FCL के अंदर रखा गया? To store the data. To store the data. Okay. और कुछ? देखो यहां पर भी सेम लॉजिक है। डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमको कोड लिखना पड़ता है। इनफैक्ट एक ही एप्लीकेशन में अगर हम अलग अलग तरह के डेटाबेस से कनेक्शन लेंगे, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ लेते हैं, अगर हम एसक्यूएल के साथ लेते हैं और अगर हम ओरेकल के साथ लेते हैं, तो तीनों को डेटाबेस से कनेक्शंस के लिए, तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग तरह से कोड डिफाइन है। तो इसीलिए जरूरत पड़ी कि FCL के अंदर हम इसकी कोडिंग को सेव करके रखें ताकि इजीली हम डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लाइज कर सकें, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में डेटाबेस कनेक्टिविटी का अलग अलग कोड होता है। आप अगर VB.NET में डेटाबेस को कनेक्शन एस्टेब्लाइज करेंगे तो अलग कोड है, C++ में अगर आप बात करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी की तो दूसरे तरीके से, जावा में अलग है। तो हर एक लैंग्वेज में हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी के अलग अलग सिंटेक्स डिफाइन है।
तो उन सिंटेक्स को एक जगह कह सकते हो कोऑर्डिनेट करने के लिए या एक जगह कंपाइल करने के लिए हमारे पास एफसीएल में एक लाइब्रेरी बनाया गया, ताकि हमारे पास वो एक्चुअली जिस वे में चाहिए उस वे में हम डेटाबेस के कोड को लिख सकें। ठीक है। सिक्योरिटी, इट इज ऑल्सो फॉर द सेम पर्पस। हर एक लैंग्वेज में हमारा सिक्योरिटी फीचर्स को इंक्लूड करने के लिए कोड अलग अलग है। तो जहां पर कि हमारा कोड डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात हो, डेटा टाइप्स की बात हो, फंक्शंस की बात हो, सिंटेक्स पे वैरी कर रहा है, उन सभी चीजों को हम लोग फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर रखते हैं। ठीक है। सो ये जितने भी की कंपोनेंट्स हैं एफसीएल के, इन ये सारे आपके की कंपोनेंट्स इसलिए बोले गए हैं बिकॉज विदाउट दिस वी कांट एबल टू क्रिएट और कह सकते हो प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट। ठीक है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है की कंपोनेंट ऑफ एफसीएल में? मैम एक बार बेस बता दीजिए, बेस डेटा टाइप। बेस डेटा टाइप, डेटा टाइप समझ रहे हो क्या है? मैम इंटीजर फ्लोट यही ना, बुलियन। हाँ, आपके लैंग्वेज में आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें उसमें आप तरह तरह के वेरिएबल्स को यूज करते हो। अब वो वेरिएबल्स वैल्यूज क्या स्टोर करेगा ये उसका डेटा टाइप बतलाता है। तो चूंकि डॉटनेट फ्रेमवर्क अलग अलग लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, इसलिए यहाँ जो डेटा टाइप डिफाइन किया गया है लाइब्रेरी के अंदर वो अलग अलग लैंग्वेज बेस्ड है। अगर हम बात करें सी शार्प की, तो सी शार्प में हम लिखते हैं डीम एक्स एज इंटीजर, और अगर हम इसी चीज को C++ में बात करें तो हम लिखते हैं इंट x। मीन्स दोनों जगह हमारा डेटा टाइप इंटीजर ही है, लेकिन दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। एक जगह हम इंट से इंटीजर को डिफाइन किए, तो दूसरी जगह हम इंटीजर लिख करके डिफाइन किए। तो हमारे पास डॉटनेट फ्रेमवर्क में एक ऐसा क्लास लाइब्रेरी होना चाहिए डेटा टाइप्स का जो कि सभी लैंग्वेजेस के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करे, इसलिए इसको बेस डेटा टाइप बोला गया, क्योंकि ये हर एक लैंग्वेज के डेटा टाइप को होल्ड कर रहा है। मीन्स हर एक लैंग्वेज को ये बेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा टाइप्स को यूज कर सके अपने प्रोग्रामिंग में, अपने सोर्स कोड में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस डेटा टाइप। ओके, यस मैम। नाउ वेट फॉर few minutes. I am sharing the attendance link in the chat box. Request you all to mark your attendance, and then after come back to the classroom. So here is the link in the chat box.
I hope everyone has marked the attendance. Now let's discuss next subtopic. So we have discussed the components of .NET framework, or we can say .NET framework architecture. Beside these components, there are some another components also. These are the some important components of .NET framework. WinForm. WinForm is a smart client technology for the .NET framework, which is a set of managed libraries that simplifies common application tasks such as reading and writing to the file system. हम लोग important components डिस्कस किए जिसमें हमारा FCL, CTS, CLS और CLR था. इसके अलावा बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स है जिसमें WinForm वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है. इसको हम लोग स्मार्ट क्लाइंट टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. ये अपने साथ खुद का मैनेज लाइब्रेरी फाइल्स को होल्ड करता है. द नेक्स्ट वन इज ASP.NET. ASP.NET is a web framework which is designed and developed by Microsoft. It provides integration with HTML, CSS, and JavaScript, and it was first released in 2002 January. ASP.NET framework हमारा वेबसाइट को डेवलप करने के लिए वेब फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया, जो कि 2002 में डिजाइन किया गया. और ये चूंकि वेब बेस्ड फ्रेमवर्क था, इसलिए इसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया ताकि ये आसानी से CGI को यूज कर सके. CGI क्या होता है? CGI stands for Common Gateway Interface. किसी भी वेबसाइट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास CGI से इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है. तो ASP.NET आपका इंटीग्रेट हुआ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, ताकि ये आपका CGI बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो कर सके. नेक्स्ट इज ADO.NET. ADO.NET का इंट्रोडक्शन आपके वेब एप्लीकेशंस और विंडोज एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किया गया. इसके लिए डेटा सोर्स सच एज SQL सर्वर का यूज किया गया. ADO.NET उन सारे क्लासेस को होल्ड करता है जो कि आपके डेटाबेस से कनेक्शन, रिट्रीवल प्रोसेस और जो भी अपडेशंस है उन सारे डेटास और कमांड्स से बना हुआ हो. ADO.NET एक .NET फ्रेमवर्क का मॉड्यूल है जो कि आपके वेब बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस दोनों को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें डेटा सोर्स SQL सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या ऑरेकल, कोई भी डेटाबेस हम लोग यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ हम लोग XML यूज करते हैं. अब XML और SQL सर्वर क्यों यूज करते हैं? तो चूंकि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है तो उसमें वेब सर्विसेज भी होंगी और वेब सर्विसेज के लिए हमें XML यूज करना होता है. That's why ADO.NET is completely integrated with SQL Server or some other database as well as XML commands. After that, the next component is Windows Presentation Framework. But let me discuss what is the difference between WinForm and WPF. Let me explain. WinForm. WinForm stands for Windows Form. तो पहले क्या था, जब Windows Form था बहुत सारे हम लोग डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बनाए थे, लेकिन डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस हमारा कमांड लाइन के फॉर्म में काम करता था. तब कॉन्सेप्ट आया WPF का, दैट इज विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन. WPF क्या किया, आपके पास एक ऑप्शन प्रोवाइड किया GUI बेस्ड एप्लीकेशंस का, दैट इज नोन एज इंटरफेस विथ ग्राफिकल कंट्रोल्स.
आपके विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में आपका जो इंटरफेस है वो ग्राफिक्स के फॉर्म में आने लगा। इट मींस जहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वहां टेक्स्ट बॉक्स दिखा, जहां बटन चाहिए आपको बटन दिखा, जहां रेडियो बटन चाहिए, चेक बॉक्स चाहिए, इमेजेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल्स अपने साथ लाइब्रेरी में होल्ड किया। तो WPF is a graphical subsystems by Microsoft which is used to develop a Windows based application in a GUI interface. It is previously known as Avalon, AVALON, which was released with .NET Framework 3.0 in 2006. So, besides the key components of .NET Framework, WinForm, ASP.NET, ADO.NET, WPF are other components. Some other components are WCF, WF, LinkQ, Entity Framework, and Parallel LinkQ. Let's discuss all of these one by one. WCF, that is Windows Communication Foundation. It is a framework for building service-oriented application. It means the code written for WCF, we use WCF to make वो किन किन सर्विस को ओरिएंट करेगा, किन किन सर्विसेज को यूज करेगा, या कोई एक नया सर्विस क्रिएट करेगा, उसके लिए हम लोग WCF बनाए। WCF आपका एक फीचर्स प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आप एक एंड से दूसरे एंड पे इजीली एसिंक्रोनस मैसेज को ट्रांसमिट कर सके। मींस WCF के थ्रू हम एक से दूसरे सर्विस को आसानी से कह सकते हो कम्युनिकेट कर सके। जैसे हमारा एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं आपका वो सारा सर्विसेज जो आपके एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे जाके वापस से आपके सेम पोर्टल पे आ जाता है। लाइक पेमेंट गेटवे, आप टिकट बुक करते हो या कुछ परचेज करते हो, आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से पेमेंट गेटवे पे जाते हो, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है आप वापस से अपने उसी एप्लीकेशंस पे आ जाते हो। So these features is known as WCF, Web Services Features, and this is only applicable, this is only possible with the help of WCF. Is there any confusion in WCF? Hope understand. The next is Workflow Foundation. It is an Microsoft technology that provides API. What does API stands for? API क्या होता है? एप्लीकेशन इंटरफेस। तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच का इंटरफेस प्रोवाइड किया, सच एज मेन्यू जो हम लोग बनाए, हम लोग मेन्यू में सब मेन्यूज बनाते हैं, आसानी से हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की ओर चले जाते हैं, वर्क का फ्लो हो जाता है हमारे एक कमांड से दूसरे कमांड की ओर। हमको जब जरूरत होता है हम किसी भी पर्टिकुलर वर्क पे स्विच ओवर कर जाते हैं। सो दिस मेड पॉसिबल बाय द वर्कफ्लो फाउंडेशन। It is a Microsoft technology that provides an application interface as in process workflow engine and a rehostable designer to implement long-running process as workflow within .NET application. ठीक है, WF समझे। वर्कफ्लो फाउंडेशन क्या है कि वर्कफ्लो फाउंडेशन हमारे पास इसके इंट्रोडक्शन से एक फीचर्स आया है कि हम इजीली लॉन्ग प्रोसेस हो या शॉर्ट प्रोसेस हम दोनों के लिए आसानी से एक कमांड से दूसरे कमांड में स्विच कर सकते हैं। दैट इज वर्कफ्लो। नेक्स्ट इज LinkQ। LinkQ दैट इज लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। ये आपका क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे आप लोग SQL पढ़े हो ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसी तरह LinkQ है। SQL क्वेरी लैंग्वेज आपका डेटाबेस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और LinkQ लैंग्वेज आपका .NET 3.5 फ्रेमवर्क में इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपके लिए कोड को इजी बनाता है। क्वेरी के फॉर्म में आप इजीली विजुअल बेसिक और C# में इसकी कोडिंग कर सकते हो, जो कि हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। इसको LinkQ क्यों बोला गया? बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट डेटाबेस टू डिफरेंट लैंग्वेज द सिंटेक्स चेंजेस।
तो लिंक्यू आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि सभी लैंग्वेज इंटीग्रेट होकर के काम करें और हमारे लिए क्वेरी लिखना इजी हो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी. द नेक्स्ट वन इज एंटिटी फ्रेमवर्क. एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि डॉटनेट के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया. इसके इंट्रोडक्शन से बहुत सारे डेवलपर्स का एलिमिनेशन हुआ और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी था डेटाबेस को इंटीग्रेट करने के लिए एक एंटिटी में. और इसी के साथ कॉन्सेप्ट आया पैरेलल लिंक क्यू का, जिसको कि हम लोग पी लिंक क्यू भी बोलते हैं. ये आपका लिंक क्यू के ऑब्जेक्ट्स का पैरेलली इंप्लीमेंटेशन था. लिंक क्यू, एंटिटी फ्रेमवर्क और पैरेलल लिंक क्यू हम लोग आगे के सेशंस में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. ठीक है. So this is the overall of components of .NET framework. You may note down your doubts, and in tomorrow class, that is in tutorial session, we will discuss these doubts and we will take a quiz of 5 minutes. 5 मिनट का एक क्विज हम लोग लेंगे. पहले आप लोगों के डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद 5 मिनट का एक क्विज हम लोग लेंगे. अब तक जो भी हम लोग डिस्कस किए उसी सेशंस पे बेस्ड आपका क्विज में क्वेश्चंस होगा. ठीक है. जो भी डाउट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना ताकि हम लोग कल ट्यूटोरियल सेशंस में उन सभी टॉपिक्स को दोबारा डिस्कस करें. ओके. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दैट योर नेक्स्ट क्लास विल बी फ्रॉम 1:30 PM. दैट इज ERP क्लास आपका होगा 1:30 से. कौन सा मैम? 2 बजे से मैम टाइम. किसने इंफॉर्मेशन दिया 2 बजे से? रूटीन में लिखा मैम है. रूटीन में लिखा रूटीन हुआ में नहीं, रूटीन का जो आपका जो पोस्ट लंच है ना वो 1:30 से 2:20 क्लासेस चल रहे हैं. ठीक है. अगर अपडेशन नहीं हो सकता है अपडेशन नहीं गया हो आप लोगों के पास, तो गूगल कैलेंडर पे तो कोई अपडेट नहीं हुआ. ठीक है. तो हम रेस्पेक्टिव जिनकी क्लासेस है हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है. बट द नेक्स्ट सेशन इज फ्रॉम 1:30, सो go and take your lunch and come back to the next session. Now everyone can leave the classroom. लिंक शेयर करवा दीजिएगा. Okay. I will ask your coordinator to share the link. थैंक यू. Thank you, class. ट्वीट कर दीजिएगा. का लिंक भेज दीजिएगा ना डाउन. अंकित मैम नहीं है, चली गई.